स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री की थर्ड बुक का चैप्टर फर्स्ट, या फिर यूँ कह लीजिए चैप्टर 10 है हिस्ट्री का, जिसके हम एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। हालांकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ पेजेस से लेकर मतलब कुछ टॉपिक कट गए हैं, तो उन टॉपिक को हटा के मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लाया हूँ इस चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप वीडियो जो है वो लाइव चल रहा होगा, तो साथ ही साथ आप आंसर भी दे सकते हैं। मैं वीडियो में रहूँगा लाइव में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न इस चैप्टर का, इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया। इस्तेमारी जो बंदोबस्त है वो कब लागू किया गया था? 1793, 1710, 1792 और 91। ठीक है, तो इस्तेमारी जो बंदोबस्त है वो 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था, यानी कि इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था, इस संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही है। ठीक है, सबसे पहला देखिए, यह कर वसूलने की प्रणाली थी, यानी कि राजस्व व्यवस्था थी, सही है। यह व्यापार की प्रणाली थी, गलत है। तीसरा है, एक निश्चित अवधि के निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि कंपनी को देना इस्तेमारी बंदोबस्त कहलाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए एक तो डेफिनेशन आपको मिल गई इस्तेमारी बंदोबस्त की, और ये क्या था ये भी समझ में आ गया। तो इस संबंध में जो क्वेश्चन सेकंड, इसका आंसर कौन सा सही होगा? फोर्थ है, ए और सी दोनों, कर वसूलने की प्रणाली भी और ये एक जो डेफिनेशन है उससे संबंधित भी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल में अपनाने के क्या कारण थे, यानी कि बंगाल में इस बंदोबस्त को क्यों अपनाएगा? कंपनी को नियमित आमदनी की उम्मीद थी इसलिए, कृषि में निवेशकर्ता वर्ग का उदय हुआ इसलिए, ए और बी दोनों, बंगाल के लोगों से असीमित कर वसूलना। तो ये तो पूरा ही गलत है, असीमित कर तो नहीं वसूलते थे, क्योंकि एक देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, निश्चित अवधि के निश्चित दिन के सूर्यास्त होने से पहले एक निश्चित राशि कंपनी को देना। तो इस संदर्भ में इस क्वेश्चन थर्ड जो है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 4, जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था उस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बॉक्स में दिया हुआ है। कॉर्नवालिस, देखिए यहाँ पे वालिस है। तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस थे। अगला प्रश्न देखिए, जमींदार समय पर राजस्व क्यों नहीं चुका पाते थे, यानी जमींदार जो थे, जमींदार होने के बावजूद भी वह राजस्व समय पर नहीं चुका पाते थे। ऑप्शन, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची हुआ करती थी, कर बहुत अधिक हुआ करता था, कृषि की उपज की कीमतें काफ़ी नीचे हुआ करती थी, उपरोक्त सभी। तो जमींदार समय पर राजस्व नहीं चुका पाते थे, इस संबंध में उपरोक्त सभी जो कथन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जोतदारों के संबंध में है। जोतदारों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जोतदार जो थे इनके संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि गलत है? पहला है, बड़े बड़े किसान जिनके पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े होते थे, हाँ ये सही है, ये जोतदार होते थे। ये अपने खेतों में गांव के लोगों से कृषि कार्य करवाते थे, सही है। काश्तकारों को और गरीबों को उधार भी दिया करते थे, सही है। तीसरा है, ये जमींदारों के अधीन कार्य करते थे, ये गलत है, क्योंकि जोतदार और जमींदार हालांकि दोनों एक ही हस्ती थी, ठीक है, जो कि किसानों पर राज करती थी, लेकिन जोतदार अलग थे और जमींदार अलग थे। ठीक है, तो ये जमींदारों के अधीन कार्य नहीं करते थे। तो ऑप्शन कौन सा गलत होगा? फोर्थ वाला। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, दामिन ई कोह का सीमांकन कब किया गया? दामिन ई कोह का सीमांकन कब किया गया? 1832, 33, 34, 35। ठीक है, तो दामिन ई कोह का सीमांकन किया गया था 1832 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दामिन ई कोह के सीमांकन के पश्चात संथालों के जीवन में क्या बदलाव हुए? यानी कि दामिन ई कोह का जब सीमांकन हो गया तो उसके बाद संथालों के जीवन में क्या बदलाव हुए? संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ती चली गई, सही है। गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, 1851 तक 1473 हो गई, सही है। इनकी जनसंख्या 30,000 से बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई।
ठीक है, ये ऑप्शन फोर्थ कुछ नहीं है। और फिर है ऑप्शन 5 मतलब फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इस संदर्भ में संतालों के जो जीवन में बदलाव हुए थे वो सभी के सभी बदलाव हुए थे, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन 8। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़िया लोगों की जीवन शैली कैसी थी? पहाड़िया लोग जो थे इनकी जीवन शैली कैसी थी? यह लोग जंगलों में रहा करते थे, सही है। खाने के लिए महुआ के फूल, बेचने के लिए रेशम के कोया एकत्र करते थे, सही है। पूरे प्रदेश को यह अपनी निजी भूमि मानती थी, जो कि नहीं थी, ये भी सही है। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो पहाड़िया लोगों की जीवन शैली के संदर्भ में ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी ये सही है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, संथाल की विशेषता नहीं है, यानी जो संथाल हैं उनकी इसमें से एक विशेषता नहीं है, कौन सी? जंगल का सफाया करना, इमरती लकड़ी को काटना, स्थायी कृषि करना या झूम कृषि करना। तो देखिए, जब स्थायी और झूम ये तो दोनों अलग ही अलग हैं, तो इस संदर्भ में जो झूम खेती थी ये तो पहाड़िया लोग करते थे, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? झूम कृषि वाला। संथाल जो थे वो स्थायी कृषि करते थे, पहाड़िया झूम कृषि करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवी रिपोर्ट को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया था? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, प्रवर्त समिति, भाषा समिति, राज्य समिति या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवी रिपोर्ट को प्रवर्त समिति के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में यह रिपोर्ट लिखी गई, सही है। ब्रिटिश संसद में 1813 में यह रिपोर्ट पेश की गई, सही है। यह रिपोर्ट लगभग 1002 पन्नों की थी, जिसमें जमींदार और रैयत की अर्जियां, राजस्व विवरण आदि के बारे में लिखा हुआ था, ये भी सही है। यानी कि पांचवी रिपोर्ट के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? फोर्थ वाला। अगला प्रश्न देखिए, पांचवी रिपोर्ट से ही संबंधित है। पांचवी रिपोर्ट पूर्णतः एक भरोसे लायक दस्तावेज नहीं है, ठीक है। यानी कि पांचवी रिपोर्ट पर हम पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? यह जानना जरूरी है कि रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी थी। यानी कि ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि जो रिपोर्ट लिखी गई है वो किसके द्वारा और किस उद्देश्य से लिखी गई थी। उस समय के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे, जैसे जमींदारी नीलाम होना, जमींदारी से बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाना, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन फोर्थ होगा उपरोक्त सभी, पांचवी रिपोर्ट को पूर्णतः एक भरोसे लायक नहीं है, इस संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन जो हैं वो सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? ये प्रश्न दोस्तों ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रांसीसी बुकानन जो है वो कौन था? एक चिकित्सक था, व्यापारी था, संगीतकार था या लेखक था? तो ये तो बहुत इजी सा आंसर है, फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी बुकानन से इस तरह से भी बन सकता है कि बुकानन कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी था, एक जमींदार था, इस्तेमारी बंदोबस्त का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति था या इनमें से कोई नहीं। तो बुकानन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने वाला एक अधिकारी था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1780 के दशक में 1780 के दशक में शांति नीति को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या फिर बढ़ावा दिया गया? ऑगस्टस क्लीवलैंड, फ्रांसीसी बुकानन, ईस्ट इंडिया कंपनी या इनमें से कोई नहीं। तो 1780 के दशक में ऑगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा इस शांति नीति को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो राजस्व प्रणाली, एक सेकेंड छोटा कर दूँ एक बार, हाँ, जो राजस्व प्रणाली मुंबई एवं दक्कन में लागू की गई उसे क्या कहा जाता था? इस्तेमारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं। तो जो राजस्व प्रणाली मुंबई एवं दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको उपनिवेशवाद और देहात चैप्टर 10 थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर, ये आपको इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो आपको बता दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो MCQs है वो बन सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।